जो लोग कनाडा जाने का सपना देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी, बल्कि मैं कहूंगी कि गेम चेंजिंग खबर है। कैनेडियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने नियमों में कुछ ऐसे बड़े बदलावों का ऐलान किया है जो मार्च 2026 से लागू होंगे, और ये खासकर भारतीय छात्रों और पेशेवरों के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है। आज हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम इन 6 बड़े बदलावों की गहराई से पड़ताल करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इन नियमों के पीछे कनाडा की असली रणनीति क्या है और इसका वहां जाने वालों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, ये कोई छोटे मोटे बदलाव नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक तरह से कनाडा की जो पूरी इमिग्रेशन पॉलिसी है ना, उसमें एक बहुत बड़े शिफ्ट का इशारा है। ऐसा लग रहा है कि कनाडा अब सिर्फ लोगों को बुला नहीं रहा है, बल्कि वो एक पूरी पाइपलाइन तैयार कर रहा है। मतलब टैलेंट को पहचानो, उन्हें पढ़ाओ, उन्हें काम का अनुभव दो और फिर उन्हें अपने समाज का हिस्सा बना लो। ये एक बहुत ही सोची समझी और लंबी अवधि की योजना लगती है। चलिए तो फिर इस पाइपलाइन के सबसे पहले और शायद सबसे चौंकाने वाले हिस्से से शुरू करते हैं। पहला बड़ा बदलाव छात्रों के लिए है। अब तक कनाडा में पढ़ाई पूरी करने के बाद परमानेंट रेजिडेंसी यानी पीआर के लिए 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस जरूरी होता था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जो भारतीय छात्र सरकारी कॉलेजों से डिग्री या डिप्लोमा पूरा करेंगे उन्हें सीधे पीआर दी जाएगी। मतलब कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ये अविश्वसनीय लगता है। बिल्कुल, और यही इस बदलाव को एक गेम चेंजर बनाता है। यहाँ जो बात फैसिनेटिंग है वो ये कि कनाडा सीधे तौर पर छात्रों को स्थायी निवासी बनाने की प्रक्रिया को छोटा और आसान बना रहा है। आप सोचिए, एक छात्र जो लाखों रुपए खर्च करके वहां पढ़ने जाता है, उसकी सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? यही कि पढ़ाई के बाद नौकरी मिलेगी या नहीं, और फिर 2 साल तक टिकना पड़ेगा। बिल्कुल, नौकरी ढूंढना और फिर 2 साल तक उस नौकरी में टिके रहना ताकि पीआर मिल सके। इस एक नियम से वो सारा का सारा जो मानसिक दबाव है वो खत्म हो जाता है। लेकिन एक मिनट, अगर सरकारी कॉलेज से डिग्री लेने पर सीधे पीआर मिल जाएगी तो क्या इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर असर नहीं पड़ेगा? क्या छात्र सिर्फ पीआर पाने के लिए कोई आसान सा कोर्स नहीं चुनने लगेंगे? ये एक बहुत ही जायज सवाल है, लेकिन अगर हम इसे कनाडा के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ छात्रों को लुभाने के बारे में नहीं है। ये असल में अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों के साथ जो टैलेंट की लड़ाई चल रही है ना, उसका एक सीधा जवाब है। अच्छा। जहां अमेरिका की H-1B वीजा लॉटरी अनिश्चितता से भरी है, जहां ब्रिटेन के नियम लगातार सख्त हो रहे हैं, वहीं कनाडा एक गारंटी दे रहा है। वो कह रहा है, आप हमारे यहाँ के अच्छे सरकारी कॉलेज में निवेश कीजिए, मेहनत से पढ़िए और हम आपको यहीं रोक लेंगे। ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक दाव है। वो उन होनहार छात्रों को पकड़ना चाहते हैं जो सिस्टम में आते ही देश के विकास में योगदान देना शुरू कर सकते हैं, बजाय इसके कि वो 2 साल तक सिर्फ पीआर के लिए संघर्ष करते रहे। बिल्कुल सही। तो ये तो उन नए लोगों की बात हुई जो छात्र बनकर कनाडा जाएंगे, लेकिन उन लोगों का क्या जो पहले से ही सिस्टम में है, अपने वर्क परमिट पर काम कर रहे हैं और पीआर के फैसले का इंतजार कर रहे हैं? अक्सर सुनने में आता है कि उनका इंतजार बहुत लंबा हो जाता है और वर्क परमिट खत्म होने का डर बना रहता है। लगता है कि सरकार ने इस समस्या पर भी ध्यान दिया है और यहीं पर दूसरा बड़ा अपडेट आता है। जानकारी के मुताबिक जिन लोगों ने पहले ही पीआर के लिए अप्लाई कर दिया है और फैसले का इंतजार कर रहे हैं, उनके वर्क परमिट मार्च से अपने आप बढ़ने लगेंगे। अपने आप मतलब ऑटोमेटिक? हाँ, ऑटोमेटिक। उन्हें 31 दिसंबर 2026 तक का एक्सटेंशन दिया गया है। ये उन हजारों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जो एक अनिश्चितता में जी रहे थे। मतलब उन्हें अब बार बार एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो उनका समय और पैसा दोनों बचाएगा। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये कदम उन आवेदकों की अनिश्चितता को कम करता है। सोचिए, जिनका वर्क परमिट खत्म होने वाला था और पीआर का फैसला नहीं आया, वो किस दुविधा में होंगे कि देश छोड़ना पड़ेगा या नहीं। सही बात है। ये एक्सटेंशन सुनिश्चित करता है कि वे कानूनी रूप से काम करना जारी रख सकते हैं। ये दिखाता है कि कनाडा उस टैलेंट को खोना नहीं चाहता जो पहले से ही उनके सिस्टम में मौजूद है, टैक्स दे रहा है और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है। बिल्कुल। ये कंपनियों के लिए भी अच्छा है क्योंकि उन्हें अपने अनुभवी कर्मचारियों को खोना नहीं पड़ता। ये पूरी व्यवस्था में एक स्थिरता लाता है। तो एक तरफ छात्रों को सीधा रास्ता दिया जा रहा है, दूसरी तरफ मौजूदा लोगों को सिस्टम में बनाए रखा जा रहा है। लेकिन क्या कनाडा और नए तरह के लोगों के लिए भी दरवाजे खोल रहा है? यहीं पर शायद तीसरा बदलाव यानी ओपन वर्क परमिट का बढ़ा हुआ कोटा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले ये कोटा 1.28 हजार था, जिसे अब बढ़ाकर 1.70 हजार कर दिया गया है। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये ओपन वर्क परमिट है क्या। इसे आप एक तरह से आजाद वर्क परमिट भी कह सकते हैं।
आजाद कैसे? जैसे सामान्य वर्क परमिट आपको एक ही कंपनी या एम्प्लॉयर से बांध कर रखता है, वहीं ओपन परमिट के साथ आप नौकरी बदल सकते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं। या अपना खुद का छोटा मोटा काम भी शुरू कर सकते हैं। सही, ये आपको लेबर मार्केट में पूरी आजादी देता है। तो इस कोटे को बढ़ाने का मतलब है कि कनाडा अब ज्यादा आजाद कामगारों को मौका देना चाहता है। सही समझे, ये कोटा सिर्फ छात्रों के लिए नहीं है, बल्कि कुशल कामगारों और यहाँ तक कि विजिटर वीजा पर आने वालों के लिए भी है। कोटा बढ़ाने का यह संकेत है कि कनाडा एक व्यापक समूह को आकर्षित करना चाहता है, ताकि वो देश की लेबर मार्केट में जहां भी जरूरत हो वहां आसानी से काम कर सकें। अच्छा, तो ये विजिटर वीजा वालों के लिए भी एक मौका है। हाँ, ये उनके लिए भी एक बड़ा मौका है जो विजिटर वीजा पर कनाडा आते हैं, वहां के माहौल को देखते हैं और फिर काम करने का मन बनाते हैं। ये उन्हें कानूनी तौर पर वर्कफोर्स में शामिल होने का एक रास्ता देता है। ये कनाडा की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा लचीला बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ठीक है, अब चौथे बदलाव पर आते हैं जो PAL यानी प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर से जुड़ा है। ये एक नया नियम था जिससे छात्रों को काफी परेशानी हो रही थी। अब इसमें कुछ छूट दी गई हैं। पहली छूट तो उन लोगों के लिए है जो पहले से कनाडा में है, जिनका वर्क परमिट खत्म हो रहा है और वो उसी कॉलेज में दोबारा पढ़ना चाहते हैं। उन्हें अब PAL की जरूरत नहीं होगी। ये प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने की एक सीधी कोशिश है। सरकार का संदेश साफ है, अगर आप पहले से हमारे सिस्टम में हैं, हमारे तौर तरीकों को समझते हैं और अपनी योग्यता बढ़ाना चाहते हैं, तो हम आपके रास्ते में और कागजी कार्यवाही नहीं डालेंगे। ये उन छात्रों को देश में बनाए रखने और उनकी पढ़ाई को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने का एक तरीका है। और दूसरी छूट जो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है वो मास्टर्स या PhD जैसी उच्च डिग्री के लिए जाने वाले भारतीय छात्रों के लिए है। उन्हें भी PL लेटर नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? सिर्फ मास्टर्स और PhD वालों को ही ये छूट क्यों? ये एक बहुत ही रणनीतिक कदम है। देखिए, मास्टर्स और PhD के छात्र सिर्फ ट्यूशन फीस नहीं देते, वो रिसर्च, इनोवेशन और डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। हाँ, ये तो भविष्य के इनोवेटर्स हैं। बिल्कुल, ये वो लोग हैं जो भविष्य में नई टेक्नोलॉजी बनाएंगे, नई कंपनियां शुरू करेंगे। उन्हें PL की शर्त से छूट देकर कनाडा ये सुनिश्चित कर रहा है कि दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली दिमाग बिना किसी रुकावट के उनके विश्वविद्यालयों में आ सकें। तो ये कनाडा को रिसर्च और डेवलपमेंट का एक ग्लोबल हब बनाने की कोशिश है। हाँ, अमेरिका और यूरोप के मुकाबले में। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी बात है, ये छात्र अपने जीवन साथी को भी ओपन वर्क परमिट पर कनाडा ले जा सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा आकर्षण है। निश्चित रूप से ये पूरी प्रक्रिया को परिवार अनुकूल बनाता है। जब कोई उच्च स्तरीय पेशेवर या शोधकर्ता किसी दूसरे देश में जाने का फैसला करता है, तो उसके लिए परिवार का साथ होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। सही बात है। जीवन साथी को काम करने की पूरी आजादी देकर कनाडा न सिर्फ उस प्रतिभाशाली छात्र को आकर्षित कर रहा है, बल्कि एक और कुशल व्यक्ति को अपने वर्कफोर्स में शामिल कर रहा है। और इससे वो लोग वहाँ लंबे समय तक बसने के बारे में भी सोचेंगे। बिल्कुल। अब आते हैं पांचवें और थोड़े जटिल लगने वाले बदलाव पर, जो PR ड्रॉ और CRS कोर्स से जुड़ा है। जनवरी 2026 में 20 से 25,000 लोगों को PR मिली। फिर फरवरी 2026 में 8,500 से ज्यादा सिर्फ फ्रेंच बोलने वालों को PR दी गई और उनका CRS स्कोर सिर्फ 400 रखा गया। अब कहा जा रहा है कि मार्च में कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का एक बड़ा ड्रॉ होगा, जिसमें भारतीयों के लिए CRS स्कोर 500 से नीचे आ सकता है। ये सब नंबर क्या कहते हैं? इन नंबरों में एक साफ पैटर्न छिपा है। सबसे पहले CRS यानी कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग स्कोर को आप एक तरह से इमिग्रेशन का एंट्रेंस एग्जाम स्कोर समझ सकते हैं। अच्छा। आपकी उम्र, शिक्षा, काम के अनुभव, भाषा की क्षमता के आधार पर पॉइंट्स मिलते हैं। आमतौर पर PR पाने के लिए 450-500 से ऊपर का स्कोर जरूरी होता है। और यहाँ 400 के स्कोर पर PR मिल गई। हाँ, तो 400 के स्कोर पर फ्रेंच बोलने वालों को PR मिलना एक तरह से लॉटरी लगने जैसा है। यह दिखाता है कि कनाडा को अपनी द्विभाषी पहचान को मजबूत करने के लिए फ्रेंच बोलने वालों की कितनी ज्यादा जरूरत है। और ये जो खास व्यवसायों के लिए ड्रॉ हो रहे हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए 14,000 का कोटा, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, ये हमें सीधे तौर पर बताता है कि कनाडा के लेबर मार्केट की तात्कालिक जरूरतें क्या हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की भारी मांग है, शायद देश में चल रहे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की वजह से। तो इमिग्रेशन नीतियां अब बहुत लक्षित हो गई हैं। बहुत ज्यादा। अब वो जनरल नहीं रही, वो देश की आर्थिक जरूरतों के हिसाब से बहुत खास हो गई हैं। कल्पना कीजिए पंजाब के कंस्ट्रक्शन वर्कर की, जो सालों से वर्क परमिट पर काम कर रहा है अपने परिवार से दूर। अब इस नए कोटे के तहत उसे सीधा PR मिल सकता है। यह सिर्फ एक नियम नहीं है, ये हजारों परिवारों के लिए एक नई जिंदगी की उम्मीद है। और CRS स्कोर का नीचे आना इन्हीं लक्षित कोटा का नतीजा है। बिल्कुल। और अब आते हैं छठे और आखिरी बड़े बदलाव पर, जो शरणार्थियों यानी रेफ्यूजी से जुड़ा है। कुछ समय से अफवाहें थीं कि कनाडा शरणार्थियों को देश से निकाल देगा, लेकिन घोषणा तो ठीक इसके उलट हुई है। ये एक बहुत बड़ी और मैं कहूंगा एक सकारात्मक घोषणा है। कैनेडियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने साफ किया है कि साल 2025 और 26 के दौरान 1,15,000 शरणार्थियों को सीधा PR दी जाएंगी। 1,15,000? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और ये कदम न सिर्फ उन अफवाहों को सिरे से खारिज करता है, बल्कि आर्थिक लक्ष्यों के साथ साथ कनाडा की मानवीय प्रतिबद्धताओं को भी दुनिया के सामने रखता है। ये दिखाता है कि कनाडा सिर्फ एक अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि एक ऐसा देश है जो अपने मूल्यों पर भी कायम है। तो ये सिर्फ कुशल कामगारों और छात्रों को लाने के बारे में नहीं है, बल्कि कनाडा अपनी वैश्विक छवि और जिम्मेदारियों को भी निभा रहा है। निश्चित रूप से।
ये दिखाता कि कनाडा खुद को एक ऐसे देश के रूप में देखता है जो जरूरतमंदों को शरण देता है। ये उनकी अंतर्राष्ट्रीय नीति का एक अहम हिस्सा है। 1,15,000 लोगों को स्थायी निवास देना एक बहुत बड़ा कदम है और ये दुनिया को, खासकर ऐसे समय में जब कई देश अपनी सीमाएं बंद कर रहे हैं, एक मजबूत संदेश देता है। इन सब का कुल मिला के क्या मतलब निकलता है? इन 6 बदलावों को एक साथ देखने पर जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि कनाडा एक बहुत ही व्यापक रणनीति पर काम कर रहा है। छात्रों को सीधे पीआर देकर आकर्षित करो, मौजूदा प्रतिभा को वर्क परमिट एक्सटेंशन देकर बनाए रखो, ओपन वर्क परमिट से लेबर मार्केट को लचीला बनाओ और मानवीय आधार पर शरणार्थियों को भी अपनाओ। बिल्कुल। ये अलग अलग बिखरे हुए बदलाव नहीं है, ये एक समन्वित और बहुत सोची समझी नीति का हिस्सा है। कनाडा बहुत रणनीतिक रूप से ये तय कर रहा है कि किसे बुलाना है, उनके लिए प्रक्रिया को कैसे आसान बनाना है और उन्हें देश में कैसे बनाए रखना है। तो पूरा ध्यान एकीकरण पर है। बिल्कुल, एक छात्र के आने से लेकर उसके कर्मचारी बनने और फिर स्थायी निवासी बनकर कनाडाई समाज का हिस्सा बनने तक का सफर, उस सफर को जितना हो सके उतना आसान और सीधा बनाया जा रहा है। ये एक पूरी पाइपलाइन को सुव्यवस्थित करने जैसा है। तो आज हमने कनाडा के इमिग्रेशन नियमों में हुए इन 6 बड़े बदलावों को गहराई से समझा। छात्रों के लिए बिना वर्क एक्सपीरियंस के सीधी पीआर, इंतजार कर रहे लोगों के लिए वर्क परमिट का ऑटोमेटिक एक्सटेंशन, ओपन वर्क परमिट का बढ़ावा कोटा, पीएल लेटर में खास छूट, सीआरएस स्कोर में गिरावट के साथ नए टारगेटेड पीआर ड्रॉ और शरणार्थियों के लिए सीधी पीआर की एक बड़ी घोषणा। एक अंतिम विचार। ये सारी जानकारी हमें बताती है कि क्या और कैसे बदल रहा है, लेकिन एक विचारणीय प्रश्न ये है कि इन बदलावों के पीछे का गहरा क्यों क्या है। ये सोचना दिलचस्प होगा कि 2026 के बाद कनाडा अपने लिए किस तरह का जनसांख्यिकीय और आर्थिक भविष्य बनाना चाहता है। ये जो लक्षित प्रतिभा आ रही है, चाहे वो छात्र हों, कंस्ट्रक्शन वर्कर हों या रिसर्चर, और जो शरणार्थी आ रहे हैं, उनका अगले दशक में कनाडा की अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान पर क्या असर पड़ेगा। ये नीतियां सिर्फ संख्या के बारे में नहीं है, ये भविष्य के कनाडा को आकार देने के बारे में है।